नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, त्योहार सकुशल बीता होगा। मित्रों, ये उस समय की बात है जब आल्हा उदल कन्नौज पहुंच जाते हैं तो वो लाखन राणा के यहाँ ही निवास करने लगते हैं। उसी समय जूनागढ़ के महाराज थे जोर्रा सिंह, जो माहिल के परिवारी जन थे। तो एक दिन उनकी पुत्री बागों में खेल रही होती है और उसकी साथ की सखियां कहती हैं, क्या तुम्हारे पिता के पास किसी चीज की कमी है या कुल के हीन है जो तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं कर रहे हैं। ये बात उसको सुनकर के थोड़ा आश्चर्यजनक लगती है और आकर के वो अपनी माता से कहती है कि माँ मेरा विवाह कर दो। माँ कहती है कैसा घोर कलयुग आ गया है जो बेटी अपने विवाह की बात स्वयं कर रही है, और ऐसा कहकर बेटी को डपट देती है। फिर महाराज जोर्रा सिंह के पास संदेश भेजती है कि आपको महारानी ने बुलाया है। जोर्रा सिंह बड़ी तत्परता के साथ में आते हैं और पूछते हैं, रानी ऐसे भरे दरबार से बुलाने का क्या मतलब है। तब रानी कहती है, तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए महाराज अब आप अपनी बेटी के विवाह की चिंता करें। इतना सुनकर जोर्रा सिंह अपने राज दरबार में वापस लौट जाता है और वहां पर जाकर के विचार करता है कि क्या किया जाए। तब उसे याद आता है कि माहिल हमारे परिवार के ज्येष्ठ हैं और वो उनको अपने दूत के द्वारा बुलवाता है, और जब दूत जाकर के उड़ई में खबर देता है तो माहिल राज्यभार अभय को देकर सीधे जूनागढ़ की राह पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं जोर्रा सिंह के दरबार में। तब वो कहते हैं, हमें बुलाने का क्या कारण है। जोर्रा सिंह उनकी आव भगत के साथ में कहता है, आप हमारे परिवार के ज्येष्ठ हैं, आप बताएं क्या होना चाहिए। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। तब जोर्रा सिंह से माहिल कहते हैं कि हमारे कुल की रीत तो यही है कि राजी में अपनी कन्या का विवाह नहीं करते हैं। जनवासे से लेकर मंडप तक और विदा तक तलवार चलती ही रहती है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत इतनी ना हो तो तुम अपनी पुत्री को लेकर के किसी कुआं में डाल दो, लेकिन कुल के नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। तब जोर्रा सिंह कहता है, आप चिंता न करें, आप तो बंगले में बैठ करके केवल तमाशा देखते रहें। मेरा बड़ा बेटा है माधव सिंह, उसके पास में चमत्कारी कवच है। मेरे छोटे बेटे मंत्री सिंह की बराबरी में कोई योद्धा नहीं टिकता है, ऐसा विकट लड़ाका है। और जो मेरे गुरु जलंधर हैं उनकी जादू बहुत अधिक है। ऐसी बातें करके वो कहता है, लेकिन आप तो ये बताएं कि हमें करना क्या है। तब माहिल कहते हैं, आप सारे राजाओं पर एक साथ पत्र भेज दें, जिसको आपकी पुत्री पसंद करे वो उससे विवाह कर लेगी। और ये बात जोर्रा सिंह को अच्छी लगती है। वो अपने पूरे विवाह का मजमून लिख करके एक पत्र के द्वारा सारे राजाओं के पास में खबर भेज देते हैं और निश्चित समय पर राजा अपने अपने दल सजाकर आने लगते हैं। और तभी उदल और धनुआ वहां पर शिकार खेल रहे होते हैं। उन्हें वो डाकिया मिलते हैं तो पूछते हैं कि किधर जा रहे हो।
तब वो कहते हैं कि हम राजा जोरा सिंह के पत्र लेकर के सभी राज्यों में गए हैं। तब उदल कहता है ऐसा कोई पत्र कन्नौज में तो आया नहीं। तब वो डाकिया कह देते हैं कि हमें राजा जोरा सिंह ने मना किया है कि वहाँ कुलहीने बनाफर रहते हैं, इसलिए उस पत्र को लेकर तुम कन्नौज नहीं जाओगे। इतना सुनते ही उदल की मानो नसों का खिंचाव बढ़ गया, चेहरा लाल भभू का हो गया। उसने कहा धनुआ से कि इन डाकियों की इतना मारो कि इनकी खाल न रहे बदन में। और जब बुरी तरह से गिड़गिड़ाए डाकिया, तब उन्होंने छोड़ दिया, सारे डाकियों का बुरा हाल कर दिया। और जब इस तरीके से यहाँ से छूटते हैं, तब वो जाकर जोरा सिंह को पूरा हाल बताते हैं। और उदल ने जब जोरा सिंह के विचार जाने की वो बनाफरों को कुलहीन कहता है, तब उदल जो है प्रतिज्ञा लेता है कि अगर मैंने लाखन के सामंत धनुआ से न किया इसकी पुत्री का स्वयंवर, तो मेरा नाम उदल नहीं है। ऐसी वो प्रतिज्ञा कर लेता है और वहीं से जूनागढ़ की राह पकड़ लेता है। सारी जगहों के राजकुमार और राजा आ चुके हैं और वो एक बाग में एक वृक्ष के नीचे आराम करता है और धनुआ उसके रखवाली में खड़ा है। इसी बीच जब उदल की आंख खुलती है तो क्या देखता है कि अब स्वयंवर का समय नजदीक आ रहा है। वहां पर वो पहुंचता है और इधर राजा जोरा सिंह अपने पत्नी के पास खबर भेजते हैं कि बेटी को रंगशाला में भेज दो। तब उस समय जो है पत्नी 16 श्रृंगार करके राजकुमारी को अनेकों प्रकार के उपटन लगवा कर भेजती हैं, यानी कि जैसे राजकुमारियों का श्रृंगार होता है सब विधि से, तो उसी प्रकार से सुसज्जित कर राजकुमारी को रंगशाला में लाया जाता है। वहां पर चारण भाट खड़े हुए हैं, वो सारे राजाओं का परिचय बताते जाते हैं, लेकिन राजकुमारी को कोई भी अच्छा नहीं लगता। और जब वो पहुंचती है वहां पर धनुआ के पास में, तब वो जो है अपनी जयमाल इस धनुआ के गले में डाल देती है। तो जितने राजा थे वो सब जल जाते हैं और राजा जोरा सिंह कहते हैं कि बेटी से चूक हो गई, हमारी बेटी चूक गई है, उसको पता नहीं है कि ये कौन है और इस तेली को राज दरबार से निकालो। तब उदल कहता है तुम धोखे न रहना, ये मेरे साथ आया है, इसे मैं लाया हूं। और तुमने जो कहा था कि जात बनाफर की ओछी है, तो अब मैं तुमको जो है ऐसे घर में तुम्हारा विवाह कराई देता हूं कि तुम्हारा कोई पानी न पिएगा। यानी कि इस तरीके से वहां पर तर्क कुतर्क बढ़ने लगता है। राजाओं में दो फाड़ हो जाते हैं। तब तक माहिल जाकर पृथ्वीराज को उकसाता है कि आपका बेटा सूरज सिंह कुमारा है और यहाँ पर ये कन्नौज के कोई ज्यादा वीर नहीं है, आप इनको जीत करके अपने बेटे का विवाह कर लें। पृथ्वीराज के मन में आ जाती है। तब पृथ्वीराज का दल और जोरा सिंह के सिपाही इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। उदल और धनुआ बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। जो वहां पर साधारण कार्यकर्ता है वो भाग जाते हैं। राजकुमारी की सखियां राजकुमारी को ले जाती हैं और बड़ा विकट युद्ध शुरू हो जाता है। जो मकरंद, सूरज और बलक बुखारे के राजा जो अभिनंदन आए हुए थे, ये लोग उदल को सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से युद्ध की कार्रवाई होने लगती है। वहां काफी भीषण युद्ध होता है और जब
जुर्रा सिंह के बेटे मंत्री सिंह को ये बंदी बना लेते हैं। तब माइल कहता है इसी बल पर तुम फूल रहा था कि मेरा किला गजकैंती का है, मेरा जो है पुत्र माधव सिंह है उसके पास में चमत्कारी बख्तरबंद है, अब वो सब कहाँ गया। तब तक माधव सिंह बख्तरबंद को पहनकर महलों से वापस आ जाता है और युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ पर जो जादुई शक्तियाँ थी माधव सिंह की वो सक्रिय हो जाती हैं। एक एक करके सारे वीरों को जो है ये लोग परास्त कर देते हैं। मकरन सिंह को ये पत्थर का बना देते हैं, धनुआ को ये बकरा बना देते हैं। और जब बारी आती है ऊदल की तो ऊदल को एक स्याह दानव था माधव सिंह के बस में, उससे कहते हैं कि दानव मुझे बताओ नहीं तो ऊदल अब मेरे तो प्राणांत ही कर देगा। तब वो दानव सवा प्रहर तक ऊदल से लड़ता है, यानी कि लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। शाम को दानव की शक्ति बढ़ती है और ऊदल कमजोर हो जाता है क्योंकि थक चुका है। और तब माधव सिंह उसको बंदी बना लेते हैं। तब माइल पुनः अपनी चाल खेलते हैं कि जुर्रा सिंह अगर तुम इस ऊदल को आज ही समाप्त कर दोगे तो आगे कभी लड़ने का भय नहीं रहेगा। जुर्रा सिंह अपनी तलवार लेकर बढ़ते हैं। तब ऊदल कहता है जुर्रा सिंह कसर नहीं लगाना, लेकिन जिस दिन मलखान मेरी इस दशा को सुनेगा तो तुम्हारा किला भी खोद कर तालाब न बनवा दे तो कहना। तब माधव सिंह कहता है वैसे भी पिताजी राजबंदी को मारा नहीं जाता है, उसको कैद में डालना ही उचित है। इस तरीके से ऊदल को वो जाकर के बंधक बना लेते हैं और बकरे के रूप में जो धनुआ है उसको राज दरबार में ही बांध देते हैं, जहाँ धनुआ सूखे पत्ते आदि खाकर रहता है। और पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि आप अपने बेटे का विवाह स्वीकार करें। तब वो पृथ्वीराज चौहान को 5 लाख का टीका चढ़ाते हैं और उनका पंडित जो शायद बताता है उसमें अभी 4 महीना शेष हैं, इसलिए पृथ्वीराज अपने दिल्ली की ओर लौट जाते हैं। तो मित्रों अगर एक ही दिन में मैं आपको सारा वृत्तांत बताता हूँ तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब शेष भाग में आपको कल बताऊंगा। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र तो हमेशा ही लाइक करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रहें। नमस्कार।